हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 7 है ये। और इस क्लास में हम डिराइव करेंगे किसी जनरल पॉइंट पर डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर आपने इससे पिछले वाली जो डायपोल की क्लास नहीं देखी है तो बच्चे वो देखें आप। अदरवाइज़ ये वाली क्लास आपको बिल्कुल में समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अच्छी लगे तो उसके बाद उसको लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। ठीक है। तो एक बात और मैं कहनी चाहता हूँ, अगर आप इस क्लास तक पहुँचे हैं और इसको देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको वेक्टर बहुत अच्छे से आता है, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर्स आता है, कंपोनेंट आते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे होते हैं, फार्मूला आता है, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो मैं बोलूँगा आप पहले वेक्टर पढ़िए और उसके बाद ये क्लास देखिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी जनरल पॉइंट पर बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल की थर्ड क्लास है ये। इससे पहले दो क्लास हो चुकी हैं जिनमें डायपोल क्या होता है, डायपोल की डायरेक्शन ऐसी क्यों होती है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिराइव हुआ पहली क्लास में। उसके बाद डायपोल की सेकंड क्लास में डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये डिराइव किया था। और इस क्लास में किसी हम जनरल पॉइंट पर डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्लास में जो हम डिराइव करेंगे उसमें पिछली दो क्लास इंक्लूड होंगी, वही फॉर्मूले यूज करेंगे हम और उसी से डिराइव करेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। पहला वाला एक पॉइंट है एम, वो डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब इस पॉइंट को आप देखें तो ये पॉइंट एम ना तो डायपोल के एक्सिस पर है और ना ही इक्वेटोरियल प्लेन में है या इक्वेटोरियल लाइन में है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए करेंगे कैसे, अप्रोच क्या होगी वो समझिए आप लोग। मैंने बोला इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट था वो था पी। ठीक है। और पॉइंट एम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। अभी पहले वाला डायग्राम देखिए आप। चलिए, अब आपने पढ़ा है वेक्टर्स का रेजोल्यूशन या वेक्टर के कंपोनेंट, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं। चलिए ये देखिए, सपोज ये दो वेक्टर हैं ए और बी। ठीक है। दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं इनके बीच में होगा, मान लो वो है सी। तो सी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ये बात। चलिए, एक फार्मूला तो ये है। एक और चीज़ क्या होती है देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर था ए और ये इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बनाता है थीटा। ठीक है ये बात। मैं फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये वेक्टर है ए, तो ये कितना होगा, ये इस ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। देखिए ये है ए, ये है थीटा, और हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन होता है कॉस का, तो ये कितना हो गया, ए कॉस थीटा। ठीक है। अगर बात करूं इस परपेंडिकुलर की और इस हाइपोटेनियस की, तो ये परपेंडिकुलर कितनी हो गई, ए साइन थीटा का रिलेशन होता है इन दोनों में। मतलब जितना ये यहाँ है उतना ही तो ये इतना इधर होगा, अगर मैं पूरा रेक्टेंगल बना दूं। ठीक है। रब कर देता हूं थोड़ा आपको। तो
इस तरह से ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये कितने एंगल पे होते हैं? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे जब होते हैं तो ये ए वेक्टर कैसे आएगा? ये अकेला ए वेक्टर कैसे आएगा? इन दोनों के स्क्वायर का सम। इसीलिए अभी अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपके लिए, ये वाला। ठीक है, ये वेक्टर की बात मैंने आपको बताई। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं जो हम समझ रहे थे। ठीक है, अभी हमने बात कर ली, पॉइंट एम है, थीटा एंगल पे है, डायपोल की डायरेक्शन के साथ। अभी देखिए, इस पी को थीटा की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा इसका? ये देखिए, ये बनाया पी साइन थीटा, और इस पी कॉस थीटा, और पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा इस पी का? पी साइन थीटा। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, आपको वेक्टर की समझ है, तो ये बात आपको समझ आ गई हो। ठीक है, अच्छा, ऐसे करने से होगा क्या? ऐसे करने से ये होगा कि हम ओरिजिनल डायपोल ये है, ठीक है, लेकिन हमने इस डायपोल के डायपोल मोमेंट को दो डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, एक है पी कॉस थीटा और एक है पी साइन थीटा। अब देखिए मैं करूंगा क्या आगे, मैं ये करूंगा कि एक पी पी कॉस थीटा डायपोल मोमेंट का एक इमेजिनरी डायपोल कंसीडर करूंगा यहां, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है? अरे भाई, इस डायरेक्शन में कुछ डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट है तो डायपोल भी तो होना चाहिए। अब इससे होगा ये कि इस डायपोल के एक्सिस पर होगा ये पॉइंट एम। समझे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों किया है दो कंपोनेंट में स्प्लिट? दूसरा क्या करूंगा, इसी तरह पी साइन थीटा की डायरेक्शन में भी एक इमेजिनरी डायपोल कंसीडर कर लूंगा। उससे क्या होगा, इस डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर होगा कौन? एम, जिसका फॉर्मूला हम पिछले वाले क्लास में निकाल चुके हैं। बात को समझ रहे हैं आप? चलिए अब देखिए आगे डायग्राम कैसे बनाया है। ये देखिए, ये ओरिजिनल डायपोल है, येलो जो आप देख रहे हैं। पी कॉस थीटा की डायरेक्शन में ये ब्लैक वाला डायपोल कंसीडर किया है, और पी साइन थीटा के डायरेक्शन में ये रेड वाला डायपोल आप देख रहे हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब देखो हम करेंगे क्या, हम जो कंपोनेंट डायपोल हमने लिए हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, चलिए अब बात करते हैं। देखिए, डायपोल की पहली क्लास याद कीजिए, ये ब्लैक डायपोल है, इस डायपोल के एक्सिस पर है पॉइंट एम, तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? जहां इस पी कॉस थीटा की डायरेक्शन है, इसीलिए E1 दिखाया है आउट। मतलब ये जो ब्लैक वाला डायपोल आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और मान लिया कितना होगा? E1 होगा। ठीक है ये बात। चलिए अब देखिए, पी साइन थीटा इतने डायपोल मोमेंट का ये रेड वाला डायपोल है। अब इस रेड जो डायपोल आप देख रहे हैं, इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है पॉइंट एम। चलिए रब करता हूं, आपको दिखाई दे ठीक से। ये देखिए, ये रेड डायपोल है, ठीक है, इसके देखिए इक्वेटोरियल पे है। सेकंड क्लास अगर आपने देखी है तो एम। अब जब इक्वेटोरियल पे होता है बच्चे, मान लो ये डायपोल है, डायपोल के इक्वेटोरियल पे जब पॉइंट होता है, तो फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट। इसीलिए देखिए E2 की डायरेक्शन मैंने पी साइन थीटा की डायरेक्शन के अपोजिट बनाई है। ठीक है ये बात। अब देखिए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा परपेंडिकुलर हैं, तो E1 और E2 दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, देखो बच्चे, वेक्टर आपने पढ़ा है तो आपको पता है ये बात कि पी के दो कंपोनेंट हैं, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? पी बनाएंगे। अब पी कॉस थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड है E1,
और P साइन थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो ये E1 और E2 मिलके क्या बनाएंगे, E, जो इस P की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा M पॉइंट पर। ये करना है हमको, ठीक है ये बात। चलिए रब करता हूं, आप फिर से देखिए आराम से इस चीज को, ठीक है। वापस मैं बोल देता हूं, ब्लैक डायपोल के एक्सिस पर है M, फील्ड की डायरेक्शन ये मान लिया E1। रेड डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर है पॉइंट M, फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायपोल की डायरेक्शन कर मान लिया कितना है E2। अब E1 और E2 हमको लिखना है और इनका रिजल्टेंट लेना है E, वो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो येलो वाला आप देख पा रहे हैं, ठीक है ये बात। चलिए E1 हम कैसे लिखेंगे, अब भूल जाइए सब, E1 की बात कीजिए। E1 ब्लैक डायपोल के वजह से है, एक्सिस पर है, याद कीजिए एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³। ये रहा, ये फॉर्मूला होता है 2kp/r³। अब P कितना लेंगे, ब्लैक वाला जो डायपोल है वो P cos थीटा डायपोल मोमेंट का है, इसलिए यहाँ P cos थीटा लिया, ठीक है। E2 की बात करें तो E2 है इक्वेटोरियल पे, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, कितना था अभी देखा आपने, P साइन थीटा था, तो ये P साइन थीटा लिया, ठीक है। अब आपके पास E1 है और E2 है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। A और B परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, C√A² + B², ठीक है ये बात। चलिए अब देखिए, वेक्टर सम तो इस तरह से होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो E1 और E2 क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, इसलिए परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है। अभी वहाँ रूट था तो यहाँ स्क्वायर लगा लिया, इसलिए यहाँ पर रूट नहीं है, ठीक है ये बात। चलिए E1 का स्क्वायर करते हैं, E2 का स्क्वायर करते हैं और दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, रब करते हैं। चलिए अब इनको देखिए, देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, KP कॉमन है, R³ कॉमन है, दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे तो देखिए हमको कैसा दिखेगा, ये KP/r³ कॉमन था, बाहर आ गया, स्क्वायर होना था, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए E1 में 2 cos थीटा था और E2 में साइन थीटा था, फिर से दिखा देता हूं मैं आपके लिए, ये रहा 2 cos थीटा और E2 में साइन थीटा, तो स्क्वायर होके इनका सम होना है, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर हुआ 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ये बात। चलिए अब आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कितना, 1। अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा साइन के साथ ऐड कर दें तो 1 बन जाएगा, देखिए ये रहा 1, और 4 cos स्क्वायर की जगह कितना रह जाएगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड होके क्या बना दिया, 1 बना दिया, ठीक है ये बात। चलिए रब करता हूँ, देखिए आप, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये ई स्क्वायर था, हमको ई चाहिए, तो हमने इधर रूट लिया, रूट लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हुए, KP/r³ बचा, ठीक है। अब क्योंकि रूट ले रहे हैं तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका क्या हुआ, रूट। तो देखिए हम क्या करने वाले थे, जनरल पॉइंट पर निकालने वाले थे, कैसे निकाला, एक्सिस का निकाला और इक्वेटोरियल लाइन का निकाला और उन दोनों का रिजल्टेंट लिया, ठीक है। तो ये वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है जो पॉइंट M पर होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन हमने नहीं बताई। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन हम बताएंगे। चलिए अब देखते हैं, देखिए कैसे बताएंगे हम। देखिए अभी जो डायग्राम था उसका एक अपर पार्ट मैंने आपको दिखाया, यहाँ E1 था, यहाँ E2 था और इनके बीच में कहीं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैंने मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है
ये E2 के साथ एंगल बनाता है अल्फा और E1 के साथ एंगल बनाता है बीटा। यही एंगल बताना है हमको। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्योंकि E1 और E2 परपेंडिकुलर हैं, तो अब आप याद कीजिए जब आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि जब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो यहाँ जो साइड बनेगी, रब करता हूँ, यहाँ जो साइड होगी वो E1 के बराबर होगी और यहाँ जो साइड होगी वो E2 के बराबर होगी। इसको एक नए डायग्राम में मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आए। ये देखिए, ये था आपका, मान लीजिए E1, ये रहा E2, दोनों परपेंडिकुलर थे एक दूसरे के, और ये रहा E। ठीक है, ये एंगल अभी अभी बोला आपने अल्फा। अब देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता है, यहां से एक वेक्टर बनाइए जो E1 के इक्वल होगा और यहाँ जो पैरेललोग्राम बनाएंगे, देखिए बेसिकली ये E1 और E2 परपेंडिकुलर हैं, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा वो एक रेक्टेंगल होगा। अब रेक्टेंगल की तो आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए ये साइड E1 है और ये साइड इस E2 के इक्वल हो गई। अब देखिए, जब आप tan अल्फा लिखेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है। इसी तरह जब आप बीटा लिखेंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर है और ये साइड कितनी है, E1, और बेस है। तो जब आप tan अल्फा लिखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब E1 अपॉन E2 लिखेंगे। चलिए वापस आते हैं डायग्राम पर, ध्यान दीजिए। अब देखिए, जब tan अल्फा लिखना है तो देखिए, ये E1 है परपेंडिकुलर और ये बेस है E2, तो लिख दिया E1 अपॉन E2। अब देखो बीटा को देखिए आप लोग, ये बेस कितना है, E1, और परपेंडिकुलर कितना है, E2, तो क्या लिखा, E2 अपॉन E1। ठीक है, ये बात आराम से देखिए इसको आप। इसके लिए बस आपको वेक्टर अच्छे से आना था। ठीक है, चलिए अब देखिए E1 अपॉन E2 को ये कैसे लिख दिया मैंने। अभी अभी हमने E1 लिखा था और E2 लिखा था, दिखाता हूं मैं आपको वापस से। ये देखिए, tan अल्फा के लिए हमको करना है E1 अपॉन E2। तो देखिए, KP कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2 cos थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा। आर, इस आर का ये आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा। E1 अपॉन E2 इतना, यही तो लिखा हुआ है फॉर्मूले में, देखिए 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्योंकि cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, तो इसलिए इसको लिख दिया cot थीटा। अब देखिए, ये tan अल्फा था और ये tan बीटा है, E1 अपॉन E2 है, ये E2 अपॉन E1 है, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल ही तो है, इनवर्स है। तो ये देखिए, ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो इसलिए tan थीटा लिख दिया उसको। अब इस बात से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि tan अल्फ़ा और tan बीटा किया जाए, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किए जाएं, ये देखिए, अगर किया जाए tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा तो आपको मिलेगा क्या, 1। एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे वो, एक था E1 अपॉन E2 और दूसरा था E2 अपॉन E1। जो मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो कैंसिल होंगे, तो 1 बचेगा। ठीक है, ये बात। इस क्लास में हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट पर डायपोल की वजह से कितना होता है और उसकी डायरेक्शन के लिए अल्फा और बीटा दो एंगल निकाली। नेक्स्ट जो क्लास होगी बच्चे, उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखा जाता है तो उस पर कितना
टॉर्क लगता है या कितना फोर्स लगता है। ठीक है, थैंक यू।